नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। पेपर लीक विधेयक पर लोकसभा में घमासान, प्रियंका गांधी के बयान पर हंगामा। गुजरात के सूरत की स्कूल में छात्र के साथ बड़ा हादसा, करंट लगने से छात्र की मृत्यु। और वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में उपचुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कांग्रेस बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा में आज पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर जोरदार बहस देखने को मिली। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक रोकने के उद्देश्य से लाए गए पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने में मदद करेगा। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर भी टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे। पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने प्रियंका गांधी से बयान के सबूत और माफी की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिए और सभी सदस्यों से केवल विधेयक पर चर्चा करने को कहा गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी, सरकार और विपक्ष की सहमति के बाद इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया। सरकार ने जरूरत पड़ने पर चर्चा 10 घंटे तक चलाने की भी बात कही।
गुजरात के सूरत की स्कूल में करंट लगने से 9वीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसके चलते परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। गुजरात के सूरत के मान दरवाजा की सुमन स्कूल नंबर 16 से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। स्कूल में करंट लगने से कक्षा 9 के एक छात्र की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीटी पीरियड के दौरान छात्र स्कूल की छत पर गए थे। इसी दौरान छत पर लगे लोहे के लाइट पोल के संपर्क में आने से अब्दुल रहमान मोहम्मद सलीम नामक छात्र को करंट लग गया। करंट लगने से छात्र गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। सुमन स्कूल मान दरवाजा अंदर 9મી ક્લાસમાં ભણતો હતો। સ્કૂલના અંદર એવો મામલો છે કે સ્કૂલના અંદર એ લોકો જે સ્કૂલ બનાવી છે તે સ્કૂલમાં 3 માળ છે, તે 3 માળ પર કે 2 માળ છે, તેના ઉપર ચડવાનું, પછી ટેરેસ પર જવાનું, ટેરેસ પરથી અંદર સ્કૂલમાં જવાનું, ક્લાસમાં જવાનું। હવે આ છોકરો જ્યારે ભણવા ત્યાં ગયો તે સ્કૂલમાં ટેરેસ પર ગયો, ત્યાં સ્કૂલમાં ત્યાં ક્લાસમાં ગયો ને ક્લાસમાંથી રિસેસ થઈ। રિસેસમાં એ બહાર નીકળ્યો। બહાર નીકળતાના સાથે 2 છોકરા ત્યાં રમતા હતા ને એ છોકરો જેવો ટેરેસ પર ગયો ને દોડતો આવ્યો ને દિવાલને ટચ કર્યો હાથ, તો દિવાલ પર ત્યાં કરંટ લાગ્યો ને એની 5 ઉંગલી, આ 1 2 3 4 ને 5, આ 5 ઉંગલીના જે ઉપરના નિશાન છે તેમાં બ્લુ થઈ ગયું છે। એટલે ખાલી એને થાય છે ને 5 ઉંગલી દિવાલ પર ટચ કરી છે ને ટચ કરવાથી એ છોકરાને કરંટ લાગ્યું છે ને કરંટ લાગીને ઓન ધી સ્પોટ ત્યાં જ એની જાન નીકળી છે। એ લોકો હોસ્પિટલ લઈને આવ્યા, પણ હોસ્પિટલમાં અમને ખબર નહીં આપી। જ્યારે કે અમે ત્યાંથી અમારો બી ફોન નંબર હતો, એના ફાધરને ફોન કર્યો ને એના ફાધરે મને ફોન કર્યો કે જો આપણા છોકરાને કરંટ લાગ્યું છે, તમે જઈને જરા ચેક કરો। હવે અમે અહીંયા આવ્યા તો સિવિલમાં અમને એ રિપોર્ટ મળ્યો કે છોકરાની જાન ચાલી गई છે। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों ने स्कूल प्रशासन की कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आ घटनाने लीधे हूँ सौथी मोटा जवाबदारो स्कूलना प्रिंसिपल, स्कूलना टीचरो आ लोकोने गणावा मांगू छूँ ने शिक्षण अधिकारी जे छे ते लोकोने आनो जवाबदार हूँ ठहरावा मांगू छूँ। केम के आखा शहेरनी अंदर पानी भरायो हतो, ते समयमां बधी जग्याए जे इलेक्ट्रिकनी प्रॉब्लमो आवेल हती, बरोबर है। तो हवे आ सौथी मोटो प्रश्न है कि आ आटली मोटी सुमन स्कूल है कि जेनी अंदर घणा बधा बाळको भणे छे। तो हवे आटला बाळको भणे छे तो छतांय आ लोकोए स्कूलमां कोईपण प्रकारनो इलेक्ट्रिकनी बाबते चकासणी करी केम नथी ने आ लोकोए चकासणी करी नथी। तो आ लोकोनी बेदरकारीने लीधे आ एक मासूम बाळकनो जीव गयो छे ने अथवा अमोने एवी माहिती मळी है कि आ लोकोना परिवारजनों द्वारा एम जणाववामां आवे छे ने अथवा जे पोयराओ छे स्कूलमां जे भणे छे ते पोयराओ कहे छे कि जे त्रीजा माळथी जे सामेना माळ पर ने आवी आ અહીંથી તા ने તઈથી आ जे लोको करावे छे तो स्कूलना ત્રીજા माळे आ लोकोए सीढ़ी पण आज दिन लगीन मूकी नथी। तो आ तो ठीक है कि भाई चलो आ करंटनी एक घटना बनी है, अथवा सीढ़ीनी लीधे अगर उपरथी बाळको पटकाय तो तेनो पण जवाबदार कोण? એટલે આ લોકો સૌથી મોટું પ્રશ્ન એક જ છે કે આ લોકો ફક્ત ને ફક્ત પગારને ધ્યાને રાખીને ખાલી પગાર ખંખેરવાનું જાણે છે, બાળકોના જીવનું ને બાળકોની જાનનું આ લોકોને કંઈ પડી નથી। गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तरसाली में पदयात्रा का आयोजन कर लोगों से समर्थन मांगा गया। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर ने तरसाली में सरदार पटेल प्रतिमा से भव्य पदयात्रा निकाली। आज मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस मौके पर निकाली गई पद यात्रा में वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर गीता मकवाणा, सयाजीगंज विधायक केयू रोकड़िया, डभोई के विधायक शैलेश मेहता, करजण विधायक अक्षय पटेल समेत भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं, नगर सेवकों की मौजूदगी रही।
हाथों में तिरंगा थामे पदयात्रा में चल रहे नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस अभियान में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। गुजरात की वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिवस पर कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए भव्य परिवर्तन संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने भव्य परिवर्तन संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत मांजलपुर में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। જીગાભાઈ રબારીના પ્રચારમાં ખાસ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાહેબ માંજલપુરની પ્રજાને વિનંતી કરવા આવ્યા છે કે 30 જુલાઈની ચૂંટણીમાં પરિવર્તન લાવો। 30 જુલાઈએ જીગાભાઈ રબારી अनुक्रम नंबर 1 निशान છે पंजो पंजो पंजो। इस मौके पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, पादरा के विधायक जशपाल सिंह पडियार, वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के नेताओं ने कांग्रेस के मांजलपुर के उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को भारी मतों से विजयी बनाने की और मांजलपुर में परिवर्तन लाने की लोगों से अपील की। इस मौके पर राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए लोगों को परिवर्तन का संदेश दिया गया। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए देखे गए। पूरे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी उत्साह देखने मिला। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्कूली छात्रों को गुरु का महत्व समझाने के लिए अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन गुजरात के वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में किया गया। वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 1500 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर गुरु वंदना की और अपने गुरुओं का सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों ने गुरुजनों का तिलक लगाकर और पुष्प माला पहनाकर किया। इसके बाद गुरु पूर्णिमा पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसमें जीवन में गुरु के महत्व को दर्शाया गया। विद्यार्थियों ने भगवान श्री दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की प्रेरणादायक जानकारी भी प्रस्तुत की और प्रकृति और जीवन से सीख लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ हुआ। गुरुदेव, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पुत्र, मैं राजकुमारों का गुरु हूँ। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। आपकी आज्ञा गुरुदेव। एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। हे गुरुदेव, भले ही आप मेरे सामने नहीं हैं, पर मैं आपको अपना गुरु मानकर पूरी श्रद्धा से अभ्यास करूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव, यह बालक तो बहुत बड़ा धनुर्धर है। बेटा, तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर आपसे ही शिक्षा प्राप्त की है। यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो गुरु दक्षिणा दोगे? आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। આજે અમારી પ્રિન્સ અશોક રાજે ગાયકવાડ શાળા તથા દેવયાની રાજે ગાયકવાડ શાળામાં ગુરુ પૂજન તથા માતૃપૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના ભાગરૂપે બાળકોને સંદેશો આપવામાં આવ્યો હતો કે જેમ ગુરુનું જીવનમાં મહત્વ છે, એમ માતા જે બાળકની પ્રથમ ગુરુ છે એનું પણ મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું। જેના ભાગરૂપે બાળકો એક સુંદર મજાનું નાટક રજૂ કર્યું હતું, જેમાં ગુરુ દત્તાત્રેય તથા તેમના 24 ગુરુ વિશે પણ સમજાવવામાં આવ્યું તથા ગુરુ પૂજન કેવી રીતે કરવું, બાળકોએ ગુરુના તથા માતાના પગ ધોયા, એમને કુંકુ ચાંદલો કર્યો અને ફૂલ અર્પણ કરીને એમનું પૂજન કર્યું હતું અને અભિવાદન વ્યક્ત કર્યું હતું। ट्रेन से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में वडोदरा रेलवे पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोवा से राजस्थान जा रही श्रीगंगानगर एक्सप्रेस में महिला यात्री के पर्स से करीब 15 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। श्रीगंगानगर एक्सप्रेस के AC 2 टियर कोच में सफर कर रहे परिवार के सभी सदस्य रात में सो गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर महिला के पर्स से गहनों का बॉक्स लेकर फरार हो गया। फालना स्टेशन पहुंचने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी गई। वडोदरा रेलवे पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। जापान में आए भीषण भूकंप से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और सुनामी का खतरा भी मंडरा रहा है। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूसू के कुमामोटो में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई गई थी। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र कुमामोटो के तटीय शहर उटो के पास 10 किलोमीटर की गहराई में था। शुरुआती झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप के झटकों से 48,300 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली कंपनी क्यूसू इलेक्ट्रिक पावर ने बताया कि बिजली बहाल करने का काम जारी है।
भूकंप के कारण कई इलाकों में सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। कई जगह आग लगने और लोगों के घायल होने की भी खबर है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गुजरात की नर्मदा एलसीबी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महाराष्ट्र से गुजरात में तस्करी कर लाया जा रहा विदेशी शराब का बड़ा जखीरा पुलिस ने जब्त किया है। नर्मदा जिले की एलसीबी टीम ने सागबारा बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक आयशर टेम्पो को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से विदेशी शराब की 33,252 बोतलें बरामद हुई, जिनकी कीमत करीब 64,41,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ आयशर टेम्पो भी जब्त कर लिया है। जब्त किए गए कुल मुद्दामाल की कीमत 79,46,000 रुपये आकी गई है। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान निवासी ओम प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी को वांटेड घोषित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इस कार्यवाही को नर्मदा पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। गुजरात के राजकोट में लोहाणा परिवार के 3 सदस्यों द्वारा कथित सामूहिक आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजकोट में लोहाणा परिवार के 3 सदस्यों की कथित सामूहिक आत्महत्या के मामले को लेकर रघुवंशी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। पोस्टमार्टम रूम के बाहर समाज के अग्रणी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। समाज के नेताओं का कहना है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। थोड़ी વાર પહેલા અમને જે સમાચાર મળ્યા તે મુજબ સાદુળ વાસવાની રોડ પર રહેતા અમારા રઘુવંશી સમાજના એક પરિવાર કે જેનામાં 3 સભ્યો એકી સાથે સામૂહિક આત્મહત્યા કરવાનું જે પગલું લીધું છે તેના કારણે તેનું અત્યારે મોત નિપજ્યું છે। તે માટે આજે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં યુવાનો એકત્રિત થયા છે। અમારી માંગણી પોલીસ પ્રશાસન પાસે સીધી એવી છે કે આમાં જે કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ છે કે જેના કારણે આ પગલું ભરવા માટે પરિવાર મજબૂર થયો હોય તેને તાત્કાલિક ધોરણે ધરપકડ કરવામાં આવે અને યોગ્ય કાનૂની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે। સમગ્ર રઘુવંશી સમાજ આજે એટલા માટે એકઠો થયો છે કે અમારા જાણમાં હમણાં એક ન્યૂઝ આવ્યા છે કે રઘુવંશી પરિવારના અમારા સમાજના ખખર પરિવારના સાધુ વાસવાણી રોડ પર રહેતા એક કુટુંબે સામૂહિક રીતે આત્મહત્યા કરી લીધેલ છે અને હોસ્પિટલે પહોંચતા પહેલા જ એમના મૃત્યુ થયા છે। કારણ શું લાગે છે? પ્રાથમિક તપાસ અને જે માહિતીઓ અમને મળી રહી છે એ મુજબ કારણ એવું લાગે છે કે વ્યાજખોરોના ત્રાસના લીધે અને આર્થિક ભીસના લીધે આ પગલું પરિવારે લીધું છે અને એમના લીધે એમના મૃત્યુ થયા। આપણે જોયું ઘણા આવા કેસીસ આપણે જોયા છે કે જેમાં લોકો સુસાઇડ કરે છે, વ્યાજખોરોના ત્રાસના લીધે સુસાઇડ કરે છે અને એમાં સુસાઇડ કરતા પહેલા પણ એ લોકો પોલીસના શરણે જાય છે, પણ છતાં એમને સુરક્ષા નથી મળતી હોતી અને મૃત્યુ થયાના પછી પણ યોગ્ય કાર્યવાહી એવી રીતે નથી થતી કે કોઈ દાખલો બેસાડવામાં આવે। અમે આજ વખતે એ જ ડિમાન્ડ કરીએ છીએ પ્રશાસન પાસે કે આ કેસને હળવાશથી લેવામાં ના આવે, જરા પણ હળવાશથી લેવામાં ના આવે અને યોગ્ય અને કડક દાખલો બેસે એવી कार्यवाही करो। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया। यहाँ गांदरबल में श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के हरी गनीवन के एस मोड़ के पास अमरनाथ यात्रियों से भरी बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे, उनमें से करीब 30 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इस बस दुर्घटना में घायल सभी घायलों को कंगन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार 2 श्रद्धालुओं के सिर में गंभीर चोट आई है, लेकिन उनकी हालत भी स्थिर है। अन्य सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हादसे का मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सवेरे ये हम लोग नमाज पढ़ कर निकल रहे थे तो एक आवाज़ जैसी आई, तो आवाज़ में जब लोग सब के सब लोग यहाँ आए और इन्होंने इनको रेस्क्यू किया, निकाला, जो उस पर फंसे हुए थे यात्री वगैरह, जो उनको निकाला बाहर और उसमें ज़्यादा सीरियस जो ज़ख्मी थे उनको कंगन अस्पताल में शिफ्ट किया। यहाँ नज़दीकी एम्बुलेंस लाई, उनको हमने पहले शिफ्ट करवाया। जो फोर्स के लोग हैं वो भी आए, उन्होंने भी अपना बहुत यहाँ काम किया और सिविलों ने, फोर्स के लोगों ने काम किया और इनको जो यात्री इसमें फंसे थे, ज़ख्मी थे, उनको रेस्क्यू करके कंगन हॉस्पिटल में भेजा
और मीनवाइल के इसकी मेडिकल वालों की भी गाड़ियाँ बहुत सारी आई, कुलन से गाड़ी आई, गुंड से गाड़ी आई, कंगन से गाड़ी आई, उनने इनको अस्पताल में पहुंचाया मुकाम। तो बाकी हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का भी कि आप आए, आपने मौके पर देखा। इससे कबल में यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, क्योंकि ये तकरीबन ये चौथा एक्सीडेंट है यहाँ पर इस मोड़ पर। तो हम ये कहते हैं कि इस बार बार होता है। इस जो ये रोड है इसके मुतबादल में कहीं और दीगर रास्ता कहीं हो जाए ताकि जानी जियान ना हो आइंदा। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें पहले ये बैरिकेड लगा होता, उसके नीचे एक मकान है, उस मकान पर वो बस लगी, तो उस मकान में ये रह रहा था, ये दीन मोहम्मद वल्द सलेमान रह रहा था। शुक्र था कि ये माल मवेशियों के साथ बहकू में था, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। मकान तो आप देख रहे हो काफ़ी नुकसान हुआ, और वो बस इस वक्त मकान के ऊपर है, बिल्कुल मकान पूरा खतरा। ये इल्तिजा है कि ये रोड जो है ये कहीं दूसरी साइड से होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। गुजरात में एक और छात्रों को पढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें सरकार की ओर से की जाती है, वहीं कई गांवों से उनकी आवाजाही के लिए सुचारू बस व्यवस्था ही नहीं होने से छात्र आए दिन चक्का जाम करने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही वडोदरा के सांकरदा गांव के पास भी फिर एक बार नजर आया। वडोदरा के सावली के सांकरदा में एसटी बसों की अनियमितता और अपर्याप्त व्यवस्था से नाराज बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क पर बसें रोककर चक्का जाम किया। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही नंदेसरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। वहीं स्थानीय विधायक केतन इनामदार भी एसटी निगम को पत्र लिखकर बसों की नियमित व्यवस्था की मांग कर चुके हैं। અમારે આજે બસ રોકવાનું જરૂર પડી કેમ કે અમે કેટલા દિવસથી અપીલ કરેલી છે કે અમને નવી બસ ફાળવો, તે છતાંય અમને ખોટા આશ્વાસનો આપવામાં આવે છે ને અમારી રજૂઆતનું કંઈ નિરાકરણ આવતું નથી। રોજબરોજ અમારે શાળાએ પહોંચવામાં લેટ થાય છે, જેના કારણે કેટલાક લેક્ચરો પણ છૂટી જાય છે, તો પણ અમારું કંઈ નિરાકરણ આવતું નથી। રોજ અમે આવતા જતા બસમાં ઊભા રહીને જવું પડે છે, રોજ કેટલાક લોકોને વાગે છે। જ્યારે પોલીસ વાળાઓ બાઇક પર 3 સવારી હોવા છતાં બી ઊભા રાખે છે। આજે બસમાં 52ની સીટમાં 100 જણ ભરવામાં આવે છે, તો પણ અમારું કઈ સોલ્યુશન નથી, કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા નથી। કઈ થશે તો કોણ જવાબદાર રહેશે આના માટે? न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption.
VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात की वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार अपने प्रत्याशी सतीश पटेल का चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वडोदरा के मांजलपुर में एकांत वाचनालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनजाति समाज के युवा शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा और सूरत के मांगरोळ के विधायक गणपत सिंह वसावा ने युवाओं से भाजपा प्रत्याशी सतीश पटेल को जनमत रूपी आशीर्वाद देने और अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित कराने का आह्वान किया। मांजलपुर उपचुनाव के चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा लगातार जनसंपर्क और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मित्रों, गुजरात में मांजलपुर विधानसभा एटले के वडोदरा महानगरनी विधानसभानी सीट अपना आदरणीय पूर्व धारासभ्य स्वर्गस्थ थया छे एवा योगेशभाई पटेलनी जग्या खाली पड़ी है अने चूंटणी पंचे पेटा चूंटणी ज्यारे डिक्लेर करी है त्यारे तमाम राजकीय पक्षोना उम्मीदवारों मैदान में उतर्या है अने हाल चूंटणी प्रचार अंतिम तबक्कामां चाली रह्यो छे त्यारे भारतीय जनता पार्टीए पण खूब वर्षो जूना घड़ायेला अने भारतीय जनता पार्टीना संस्कारों लईने जेमणे वर्षो सुधी भाजपनुं काम कर्युं छे, भाजपने मजबूत कर्यो छे एवा सतीशभाई पटेलने अहींया उम्मीदवार तरीके भारतीय जनता पार्टीए मैदानमां उतार्या छे अने वडोदरा शहेर एटले भारतीय जनता पार्टीनुं गुजरातनुं गढ़ छे अने हूँ मानु छूं त्यां सुधी जीतवामां कोईपण जातनो तकलीफ पड़शे नहीं। वडोदरानी जनताना आशीर्वाद हर हमेश भारतीय जनता पार्टीने मळ्या ज छे अने अमारा सतीशभाई पटेल पण जेटલું પણ વધારે માર્જિનથી જીતશે એટલા માટે અમારા તમામ કાર્યકર્તાઓ અમે લાગ્યા છે। આજે એસટી મોરચાના પ્રમુખ તરીકે મારે પણ આદિવાસી સમાજના આગેવાનો વડીલો અને યુવાઓને મળવા માટે અમે વડોદરા આવ્યા છે। એમને પણ વિનંતી કરવા માટે આવ્યા છે કે ગુજરાતમાં જે પ્રકારે સરકારે આદિવાસી વિસ્તારનું કામ કર્યું છે અને અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી આદિવાસી સમાજ આજે રોડ રસ્તા શિક્ષણ આરોગ્ય પીવાના પાણી સિંચાઈની સગવડ બધી જ સગવડો ભાજપની સરકારમાં થઈ છે ત્યારે અમારો આદિવાસી સમાજ પણ અહીંયા જે પણ મતદારો છે એ મતદારો ભારતીય जनता पार्टी ने कमळना निशान पर मतदान करीने नरेन्द्रभाई मोदी और भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबना हाथ मजबूत करशे। अमारा जगदीशभाई विश्वकर्मा साहेबनो हाथ चोक्कस मजबूत करशे अने आ इलेक्शन कदाच ऐतिहासिक रेकॉर्ड बनावीने सतीशभाई पटेल जीतशे एवी हमने पूरी अपेक्षा पण। गुजरात के वडोदरा शहर के वाघोड़िया की विभिन्न मूलभूत समस्याओं को लेकर क्षत्रिय कन्नी सेना ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ोदरा की वाघोड़िया विधानसभा की सालों पुरानी समस्याओं को लेकर क्षत्रिय कन्नी सेना के पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा। इस आवेदन में कहा गया कि वाघोड़िया में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जिससे लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोतल वसाहत बहुत टाइम थी लगभग 28-30 वर्षની समस्या है અને અત્યારે અમારે જ્યારે મારા ફાધરનું એક્સપાયર થઈ ગયા હતા એમની અંતિમ યાત્રામાં અમને બહુ તકલીફ પડી એના માટે અમે આ બધી અરજીઓ આપી હજી ફરીથી આપીએ છીએ। પહેલાં બી બહુ વાર આપી છે પણ કોઈ સુનવાઈ નથી એમને પણ આપી છે પણ હજી કશું થયું નહીં। आवेदन में नई जनता कॉलोनी समेत कई इलाकों में सड़क स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। वाघोड़िया विधानसभा में एमपी वसाहत आई है गुताल के विस्तार में। ये विस्तार में एमपी गुताल जो वसाहत है उसके जो निवासी है वो मूल निवासी एमपी बड़वानी जिला के बहुती गांव के हैं
वहाँ पे जब सरदार सरोवर डैम का निर्माण हुआ वहाँ पे ये पानी से प्रभावित थे, इसलिए सरकार ने उनको विस्थापित करके वाघोड़िया के गुताल गांव के आसपास एवं वाघोड़िया तालुका में अलग अलग जगह पे वसाहत बना के उनका प्रस्थापन किया था। उसके बाद उनको वायदा भी किया था कि आपको रोड, रास्ता, पानी, गटर सुविधा, शिक्षण की सुविधा सब मिलेगी, परंतु इतने वर्षों के बाद भी ये सब वंचित है वो सब सुविधा से। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को रजूआत करने के लिए आए हैं कि इनको योग्य स्मशान की सुविधा एवं योग्य पानी की सुविधा, रोड, रास्ता और शिक्षण की सुविधा सब दी जाए। एवं ये लोग जो वीज बिल भरते हैं वो वाघोड़िया तालुका में भरते हैं और जो रिपेयरिंग का काम होता है वो पंचमहाल में होता है, तो ये सब एक ही जगह पे वाघोड़िया तालुका में किया जाए संपूर्ण कामगिरी, ऐसी हमारी डिमांड है। और ये जो डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम उपवास आंदोलन का सहारा लें। ये वही गांव, ये वही विस्तार है वहाँ से जो स्मशान यात्रा का वीडियो पूरे गुजरात भर में वायरल हुआ था। इतनी दयनीय परिस्थिति में जीते जी तो शांति नहीं है, परंतु मरने के बाद भी शांति से जलाया नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति, ऐसी वास्तविकता वाघोड़िया विधानसभा की है। वाघोड़िया विधानसभा के नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए कि आप मत लेके गांधीनगर जाते हो, परंतु जो आपको मत देते हैं उनके जीते जी तो सही, परंतु मरने के बाद भी अच्छी परिस्थिति। क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयों की बढ़ती बिक्री सिर्फ मेडिकल बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि हमारी बदलती लाइफस्टाइल का आईना भी हो सकती है? गुजरात में दवाइयों का बाजार अब 11,708 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक साल में वजन कम करने वाली दवाओं की बिक्री कई गुना बढ़ी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग फिटनेस के लिए दवा का सहारा लेने लगे हैं या हमारी जीवन शैली हमें बीमार बना रही है? आइए समझते हैं इस पूरी तस्वीर को। नमस्कार, मैं हूं राज व्यास और आप देख रहे हैं VNM टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात का फार्मा मार्केट इस समय देश के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल हो चुका है। साल 2026 को रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में दवाइयों का कुल बाजार 11,708 करोड़ तक पहुंच गया है। सिर्फ अहमदाबाद में एक साल के दौरान 3,247 करोड़ की दवाएं बिकी, जबकि वडोदरा और सूरत को मिलाकर 2,443 करोड़ का फार्मा कारोबार दर्ज किया गया। ये आंकड़े सिर्फ कारोबार की ग्रोथ नहीं दिखाते, बल्कि लोगों की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों की कहानी भी बताते हैं। अगर सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं की बात करें तो डायबिटीज की दवाएं सबसे आगे हैं। सिर्फ एंटी डायबिटिक दवाओं की बिक्री 515 करोड़ तक पहुंच गई है। टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में 3 दवाएं डायबिटीज की है, यानी लगभग 60% हिस्सा सिर्फ डायबिटीज की दवाओं का है। ये साफ संकेत है कि डायबिटीज अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि कम उम्र के लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव वजन कम करने वाली दवाओं में देखने को मिला है। पिछले 5 साल में इन दवाओं की बिक्री लगभग 4 गुना बढ़ चुकी है। वहीं पिछले साल की तुलना में इसमें 355% से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस साल ऐसी दवाओं की बिक्री 82 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि अकेले वडोदरा में करीब 58 करोड़ की वजन घटाने वाली दवाएं बिकी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह वो नई दवाएं हैं जो डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ साथ वजन कम करने में भी मदद करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या लोग डॉक्टर की सलाह से दवा ले रहे हैं या सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के असर में बिना जरूरत ऐसी दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है? क्योंकि हर दवा के अपने फायदे हैं तो कुछ जोखिम भी होते हैं। अगर हम दूसरी बीमारियों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखाई देती है। हृदय रोग की दवाओं की बिक्री 645 करोड़ तक पहुंच चुकी है। श्वसन तंत्र और अस्थमा की दवाओं की बिक्री 375 करोड़ और कैंसर यानी ऑन्कोलॉजी से जुड़ी दवाओं की बिक्री 132 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी फार्मा बाजार का लगभग 80% हिस्सा अब क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की दवाओं का है। अब जरा इन आंकड़ों को हमारी जीवन शैली से जोड़कर देखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक गुजरात के शहरी इलाकों में 42.25% लोग मोटापे या अधिक वजन का शिकार हैं। गांव में ये आंकड़ा 22.5% है। पूरे राज्य की बात करें तो लगभग हर तीसरा व्यक्ति मोटापे से प्रभावित है। पिछले 4 वर्षों में ये अनुपात करीब 10% बढ़ चुका है। पुरुषों में लगभग 30% और महिलाओं में 32% मोटापे की श्रेणी में आते हैं। यानी एक तरफ दवाइयों की बिक्री रिकॉर्ड बना रही है तो दूसरी तरफ हमारी लाइफस्टाइल कई सवाल खड़े कर रही है। क्या हम इलाज पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और बचाव को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हमारी दिनचर्या, जंक फूड, तनाव, कम होती शारीरिक गतिविधि और बढ़ता स्क्रीन टाइम हमें धीरे धीरे बीमार बना रहा है? ये रिपोर्ट हमें डराने के लिए नहीं है,
बल्कि सच से रूबरू कराने के लिए है। क्योंकि अगर आप आज अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे और समय समय पर हेल्थ चेकअप कराएंगे, तो शायद आने वाले समय में दवाओं पर हमारी निर्भरता कम हो सके। आपका इस रिपोर्ट पर क्या मानना है? क्या बढ़ती दवाओं की बिक्री बेहतर इलाज की निशानी है या बिगड़ती जीवन शैली का अलार्म? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक रात और 9.53 लाख युवाओं के सपने टूट गए। परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ऐसा खेल हुआ कि पूरे गुजरात में हड़कंप मच गया। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं था, बल्कि उस भरोसे का था जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका था। देश में नीट पेपर लीक को लेकर हुए विवाद और छात्रों के आंदोलन के बाद परीक्षा प्रणाली एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन क्या आपको याद है कि 3 साल पहले गुजरात में भी ऐसा ही एक पेपर लीक कांड सामने आया था, जिसने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया था। इस पूरे रैकेट का सबसे बड़ा खुलासा वडोदरा शहर से हुआ था। 29 जनवरी 2023 को गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड द्वारा जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा आयोजित होनी थी। राज्य भर में 1181 पदों के लिए 9.53 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा देने वाले थे। वडोदरा शहर और जिले के 119 परीक्षा केंद्रों पर भी सभी तैयारियां पूरी थी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही एटीएस ने वडोदरा के अटलादरा स्थित प्रमुख बाजार बिल्डिंग पर छापा मारकर पूरे पेपर लीक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र हैदराबाद की केएल प्रिंटिंग प्रेस में छापा था। आरोप है कि प्रिंटिंग प्रेस के एक कर्मचारी को 7 लाख देकर प्रश्न पत्र हासिल किया गया। इसके बाद यही पेपर कई बिचौलियों के हाथों घूमता हुआ 12 लाख तक बेचने की तैयारी थी। हर नए सौदे के साथ इसकी कीमत बढ़ती गई और युवाओं के भविष्य का सौदा होता रहा। एटीएस की जांच में एक के बाद एक परत खुलती गई। शुरुआती दौर में 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पूछताछ के दौरान पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। जांच पूरी होने तक शिक्षकों, दलालों और खरीदारों समेत 45 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और 120 के तहत केस दर्ज हुआ और अब इस मामले का ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड उड़ीसा का प्रदीप कुमार नायक और उसका साथी श्रद्धाकर लुहाना था। दोनों परीक्षा से करीब 20 दिन पहले हैदराबाद पहुंचे थे। वहां से पेपर हासिल करने के बाद सबसे पहले इसे सूरत पहुंचाया गया। खरीदार नहीं मिलने पर नेटवर्क को वडोदरा की ओर मोड़ा गया, जहां इसे अलग अलग लोगों के जरिए ऊंची कीमत पर बेचने की योजना बनाई गई। एटीएस को जांच के दौरान कई अहम सबूत भी मिले। एक शिक्षक के मोबाइल से जीपीएसएसबी से जुड़े दस्तावेज, प्रश्न पत्र का अनुवाद, एडमिट कार्ड और अन्य रिकॉर्ड बरामद हुए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये भी सामने आया कि मुख्य आरोपियों के बीच लगभग 2 महीने में 122 से ज़्यादा बार बातचीत हुई थी। इससे स्पष्ट हुआ कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पूरी योजना के तहत चलाया गया संगठित नेटवर्क था। ये पहली बार नहीं था जब गुजरात में भर्ती परीक्षाओं की बुनियाद पर सवाल उठे। 2014 से 2023 के बीच यूपीएससी, तलाटी, टीईटी, एलआरडी, हेड क्लर्क, वन रक्षक और जूनियर क्लर्क सहित कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं। हर बार लाखों उम्मीदवारों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है। पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की उम्मीदों, मेहनत और विश्वास की चोरी है। 3 साल बीत चुके हैं, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और मामला अदालत में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या देश और राज्य की परीक्षा व्यवस्था अब सचमुच सुरक्षित है, या फिर हर परीक्षा से पहले लाखों युवाओं को यही डर सताता रहेगा कि कहीं उनका भविष्य भी किसी सौदे की मेज पर तो नहीं बिक रहा। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्या आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है तो आपके लिए राहत की खबर है। वडोदरा महानगर पालिका ने एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स रीबेट योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। अगर इस मौके को गवा दिया तो हजारों रुपए की छूट भी हाथ से निकल सकती है। वडोदरा महानगर पालिका ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए चल रही एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स रीबेट योजना की समय सीमा 24 जुलाई से बढ़ाकर अब 10 अगस्त 2026 कर दी है। निगम का कहना है कि बड़ी संख्या में करदाता अभी तक टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को रीबेट का लाभ मिले और निगम की आय में भी बढ़ोतरी हो, इसी उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। वीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 26 जुलाई 2026 तक एडवांस टैक्स योजना के तहत निगम को 166.25 करोड़ की आय हो चुकी है। इनमें 1,45,913 करदाताओं ने ऑनलाइन टैक्स जमा किया, जिसमें 130.82 करोड़ की आय हुई। वहीं 44,020 करदाताओं ने ऑफलाइन भुगतान किया, जिससे निगम को 35.42 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। रिबेट की बात करें तो ऑनलाइन भुगतान करने वालों को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। आवासीय संपत्तियों पर 11% और गैर आवासीय संपत्तियों पर 6% की छूट दी जा रही है। वहीं ऑफलाइन भुगतान करने वालों को आवासीय संपत्तियों पर 10% और गैर आवासीय संपत्तियों पर 5% रिबेट मिल रहा है। अब तक इस योजना के तहत करदाताओं को 10.91 करोड़ की रिबेट दी जा चुकी है। वीएमसी ने ये भी साफ कर दिया है कि 10 अगस्त के बाद ये छूट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगस्त महीने में नियमित प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी किए जाएंगे, जिनमें किसी भी प्रकार की रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही शहर में कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए प्रोफेशन टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। यानी अगर आप भी वीएमसी के करदाता हैं और अभी तक एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 10 अगस्त तक का समय है। इसके बाद ना सिर्फ रिबेट खत्म हो जाएगी बल्कि नियमित टैक्स बिल के साथ पूरा भुगतान करना होगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आप इस आखिरी मौके का फायदा उठाएंगे या फिर छूट आपके हाथ से निकल जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज पर एक और दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मृत्यु हो गई। पिछले 28 दिनों में इस ब्रिज पर यह छठा गंभीर हादसा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज पर दोपहर के समय एक एक्टिवा और एसटी बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में वाड़ी की रहने वाली तृप्ति माली की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद एसटी बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक डॉक्टर ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी कार ब्रिज पर ही छोड़ दी और घायल युवती के साथ 108 एम्बुलेंस में बैठकर उसे तुरंत सयाजी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने युवती की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। फतेहगंज का यह ब्रिज अब वाहन चालकों के लिए हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। पिछले 28 दिनों में यहाँ 6 गंभीर सड़क हादसे हो चुके हैं। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। એટલે એકચ્યુઅલી ઘટના બનતા મેં નથી જોઈ। હું અહીંયાથી પસાર થતી હતી અને હું એનેસ્થેટિસ્ટ ડૉક્ટર છું, પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસમાં છું। માયસેલ્ફ ડૉક્ટર લોપામુદ્રા શાહ અને હું ફ્રીલાન્સિંગ પ્રેક્ટિસ કરું છું ઓપરેશનમાં। અને અમે એનેસ્થેટિસ્ટની એક મેઇન જોબ એ છે કે લાઈફ સેવિંગ અમારું વર્ક હોય છે। જે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટમાં જે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ આપીને જીવ બચાવવાવાળી ક્રિયા જે કરવાની હોય એ અમે કરવાવાળા હોય છે। મેં આવી રીતના રોડ પર પડેલા જોયા। એક પેશન્ટ આવી રીતના આખું લોહીમાં લથપથ હતું અને બીજા 4-5 લોકો ત્યાં ઊભેલા અને બીજા ઘણા બધા લોકો એને હેલ્પ કરવા આવેલા। એટલે મેં સાઈડમાં બ્રિજ આટલો બધો હતો તો પણ મેં સાઈડમાં ટ્રાફિકની પરવા કર્યા વિના રસ્તા પર જ ગાડી રોકી અને સીધી હું એને હેલ્પ કરી। મેં ઇન્ટ્યુબેશન કર્યું, એટલે કે એનું શ્વાસની ક્રિયા જે હોય એને મેં મારા હાથમાં લઈને અમ્બુઇંગ કરી અને એમાં ખૂબ બ્લીડિંગ હતું, અતિશય બ્લીડિંગ, જે રોડ પર કંટ્રોલ થાય એવું હતું નહીં।
પણ થોડા શ્વાસ એના આવી રહ્યા હતા, પલ્સ તો એના બિલકુલ હતા જ નહીં, વીક હતા. પણ બની શકે કે હિમોડાયનેમિકલ એક એનો બ્લડ જે લોસ થયેલો એના લીધે એનું વોલ્યુમ ઓછું થઈ ગયું હોય તો હોઈ શકે. એટલે મેં મારું અમ્બુઈંગ અને થોડું મસાજ, કાર્ડિયક મસાજ એક જણને કરાયું, એ પ્રમાણે ચાલુ રાખ્યું. મીનવાઇલ જ્યારે એમ્બ્યુલન્સ આવી 108, એને આવતા બી બહુ વાર થઈ આટલા ટ્રાફિકમાં, એમાં મેં મેનેજ કર્યું. જ્યારે એને શિફ્ટ કરી ત્યારે થોડા ગાસ્પિંગ જેવા શ્વાસ, જે કે છેલ્લા શ્વાસ તો એના ચાલુ હતા, પણ ઓન ધ વે અમારી પાસે લેક ઓફ ફેસિલિટીઝ અને એનો જે બ્લડ લોસ થયેલો, જેમાં જેનું વોલ્યુમ જે લોહી શરીરમાં હોય તે ઘણું બધું વહી ગયેલું, એના લીધે એ કંટ્રોલ ના કરી શક્યા અને ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે ब्रॉड डेड, इन्हें हमें बचा ही नहीं शक्या. गुजरात के वडोदरा की 145 मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मीडिया के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं. 145 માંજલપુરની પેટા ચૂંટણી જાહેર થઈ ત્યાર પછી ખાસ કરીને આપણે એમની તૈયારીઓ માટે વિશેષ જે તકેદારીઓના પગલાં લીધેલા હતા, ઇલેક્ટોરલ અવેરનેસ માટેના જે પગલાઓ લીધેલા હતા, મતદાન મથકો ઉપરની સુવિધાઓ, તે તમામ બાબતે આપણે બ્રીફ કરવા આજની પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી છે. માંજલપુર વિધાનસભા વિસ્તારની અંદર 260 જેટલા બૂથો આવેલા છે અને કુલ આપણા 62 જેટલા પોલિંગ સ્ટેશન લોકેશન છે. આ તમામ મતદાન મથકો પર આપણે મતદાતાઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે, નિષ્પક્ષ રીતે મતદાન કરી શકે તે પ્રકારની સુવિધાઓ તમામ આપણે ડેવલપ કરી છે. તમામ પ્રકારની એશ્યોર્ડ મિનિમમ ફેસિલિટીઝ આ તમામ મતદાન મથકો ઉપર થાય એ માટેના અમે પ્રયત્નો કર્યા છે. આમની અંદર ત્યાં સ્થાને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા હોય, રેમ્પની વ્યવસ્થા હોય, લાઇન મેનેજમેન્ટની વ્યવસ્થા હોય, સાથોસાથ વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યાં આવશ્યક જણાય, જ્યાં કોરિડોરની ઉપલબ્ધતા ના હોય ત્યાં જગ્યાએ અમે રેઇનપ્રૂફ મંડપની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. સાથોસાથ વરસાદી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે આવશ્યક જણાય ત્યાં ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમની પણ ત્યાં વ્યવસ્થા કરી છે. કોઈ ભાગની અંદર ડિવોટરિંગ પંપની આવશ્યકતા જણાતી હોય, નીચાણવાળા વિસ્તાર હોય, મતદાન મથકની આજુબાજુમાં પાણી ભરાવાની શક્યતા હોય, ત્યાં ડિવોટરિંગ પંપ માટેની વ્યવસ્થા કરી છે. કુલ 2,19,494 આપણા મતદારો છે. એ તમામ મતદારોને આપણે 1200થી વધે નહીં એવી રીતે આપણે તમામ મતદાન મથકોમાં ડિવાઈડ કરેલા હતા. આ મતદાન મથકો ઉપર આપણે વિશેષ કરીને ત્યાં દરેક મતદાન મથક ઉપર વ્હીલચેરની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરી છે. હેલ્પ ડેસ્ક પણ બનાવ્યા છે, જેમાં BLO બેસીને મતદારોને એમના પોતાના મતદાન મથક અને એમના નંબર શોધવામાં મદદ કરશે. મતદાન મથકો ઉપર વધારાની વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમે ત્યાં ખાસ કરીને આપણા સેક્ટર ઓફિસર જે ઝોનલ મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે કામ કરશે એમને પણ રાખ્યા છે કે જે કોઈ આકસ્મિક સંજોગો અથવા તો એમની સતત મોનિટરિંગ અને સુપરવિઝન પણ ત્યાં રહે. મતદાન મથકો ઉપર ખાસ કરીને તમામ મતદાન મથક ઉપર આપણે વેબકાસ્ટિંગની વ્યવસ્થા કરી છે. આ ઉપરાંત મતદારોની સુવિધા માટે પ્રથમ વખત આ વિધાનસભાની ઇલેક્શન દરમિયાન આપણે મોબાઈલ ડિપોઝિશન સેન્ટર પણ બનાવ્યા છે, જેથી કરીને મતદારો પોતાનો મોબાઈલ બહારના ભાગમાં છોડીને મતદાન માટે જઈ શકે. આ ઉપરાંત આપણે આવશ્યક જણાય એ ભાગની અંદર ખાસ કરીને ક્રિટિકલ મતદાન મથકો છે, ત્યાં અમે CAPF, SRPF અને એ ઉપરાંત માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર પર અમે નિમણૂક કરવાના છીએ. મતદારોની વાત કરીએ તો વિધાનસભા વિસ્તારના અંદર જે 85 વર્ષની ઉપરના મતદારો હતા એમના માટે હોમ વોટિંગની વ્યવસ્થા કરેલી હતી. હોમ વોટિંગની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ છે. આ ઉપરાંત પોસ્ટલ બેલેટ મારફતે જે ઇલેક્શન સાથે સંકળાયેલા કર્મીઓ હોય એના માટે પોલિંગ પર્સોનલ માટે પોસ્ટલ બેલેટની વ્યવસ્થા હતી એ પણ પૂર્ણ કરી છે. જે સર્વિસ વોટર્સ હોય એમને ETPBS મારફતે અમે એમના પોસ્ટલ બેલેટ્સ મોકલ્યા છે અને એ પણ કાઉન્ટિંગના દિવસ સુધી એ પરત આવી શકશે, એટલે એના માટે પણ અમે વ્યવસ્થા કરી છે. ઉપરાંત ખાસ કરીને હોમ વોટિંગની પ્રક્રિયા દરમિયાન 85 વર્ષ અને સાથોસાથ દિવ્યાંગ મતદારો હતા એમના માટે અમે જે વ્યવસ્થા કરેલી હતી એમાં કુલ 90 જેટલા 85 વર્ષની ઉપરના મતદારોએ અને 17 જેટલા દિવ્યાંગ મતદારોએ આ હોમ વોટિંગની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ ઉપરાંત અમે જે વિશેષ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે પોલિંગ પર્સોનલની ટીમ છે એ ટુકડીઓ આવતીકાલે સવારે દરેક એમના રિસીવિંગ ડિસ્પેચિંગ સેન્ટર ખાતે રિપોર્ટિંગ કરશે, ત્યાંથી રવાના થશે, મતદાન મથક ઉપર જશે, આવતીકાલની તમામ વ્યવસ્થા ત્યાં જોઈ લેશે. આપણા ઝોનલ મેજિસ્ટ્રેટ પણ સમગ્ર રૂટમાં ફરીને એમની વ્યવસ્થા જોઈ લેશે. ત્યાં સ્થાનિકે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એના માટે અમે તમામ એમના માટે સંકલન સાધવા માટે વધારાની ટીમો પણ ડિપ્લોય કરી છે, જેથી કરીને આ કોર્ડિનેશન કરીને તાત્કાલિક એમનું નિરાકરણ પણ કરી શકે. આ ઉપરાંત અમે જે રિસીવિંગ ડિસ્પેચિંગ અને કાઉન્ટિંગ સેન્ટર છે એમની પૂરતી તૈયારી કરી લીધી છે.
પોલિંગ પર્સોનલને અને કાઉન્ટિંગ સ્ટાફને એમની તાલીમ પણ અપાઈ છે. પોલિંગ પર્સોનલની 3 તાલીમ પૂરી થઈ છે. વધારાની તાલીમ આપણે આવતીકાલે પણ રાખી છે અને આજના દિવસે પણ હાલના તબક્કે તાલીમ ચાલી રહી છે. આ વખતે પહેલી વખત ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા મારફતે જે રિપોર્ટિંગ છે એ રિપોર્ટિંગ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ડાયરેક્ટ કરશે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા અને તાલીમ પણ રાખેલી છે. આપ જે બેઠા છો એ ખંડની અંદર આપણે વેબકાસ્ટિંગ માટેનો રૂમ પણ બનાવી રહ્યા છીએ, જ્યાં તમામ આપણા મતદાન મથકોનું લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ અહીંયા થશે અને એમનું મોનિટરિંગ પણ થશે. એટલે સમગ્ર ઇલેક્શન મશીનરી મતદાનની પ્રક્રિયા માટે સજ્જ છે. મતદારોની સહુલિયત માટે રજાઓ જે જાહેર કરવાની હતી રજાઓ જાહેર કરેલી છે. જાહેરનામાઓ જે પ્રસિદ્ધ કરવાના હતા પ્રસિદ્ધ કરેલા છે. સ્વીપ એક્ટિવિટી પણ એક્સટેન્સિવ સ્વીપ એક્ટિવિટી અમે આ સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન કરેલી હતી, જેમની અંદર અમે દરેક સોસાયટીની અંદર એમને પોતાને ક્યાં મતદાન મથક ઉપર જવાનું છે તેની વિગતો, કેમ કે તાજેતરમાં જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી થયેલી હતી અને એમની અંદર મતદાતાઓ ઘણી વખત એમના જૂના લોકેશન યાદ હોય, એટલા માટે તમામ સોસાયટીની અંદર 2000થી વધારે સોસાયટીની અંદર આ વિગતો અમે પહોંચાડી છે, એમના નોટિસ બોર્ડ ઉપર અને જાહેર સ્થળો ઉપર લગાડી છે. મતદાન મથકો ઉપર પણ આ પ્રકારના બોર્ડ લગાવ્યા છે કે એમની અંદર કઈ કઈ સોસાયટીઓનો સમાવેશ થશે. આ ઉપરાંત અમે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ શાળાની અંદર, કોલેજની અંદર સ્થળો ઉપર સ્વીપ માટેની એક્ટિવિટી કરેલી હતી. મતદાતાઓની જાગૃતિ માટેના વિશેષ પ્રયત્નો સમયગાળા દરમિયાન થયેલા હતા અને તમામ મતદાતાઓને સારી રીતે વાકેફ થાય, પોતે નિષ્પક્ષ અને પારદર્શી મતદાન કરે અને મતદાનની પ્રક્રિયામાં ભાગીદાર થાય એ માટેના વિશેષ પ્રયત્નો પણ રિટર્નિંગ ઓફિસર અને નોડલ ઓફિસર સ્વીપ દ્વારા કરવામાં આવેલા છે. એક્સપેન્ડિચરની ટીમ પણ સતત મોનિટરિંગ આપણી સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન રાખતી હતી, જેમની અંદર આપણી વિડીયો વ્યુઇંગ ટીમ હોય, વિડીયો સર્વેલન્સ ટીમ હોય, SST, FST અને અન્ય ટીમો, અને આ ઉપરાંત આપણી સિંગલ વિન્ડો સર્વિસની વ્યવસ્થા જે હતી, જેમને પોલિટિકલ પાર્ટીઝ પોતાની કોઈ પણ એપ્રુવલ લેવી હોય તો રેલી વગેરેની એપ્રુવલ પણ સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમથી લઈ શકે. આજે સાંજે પ્રચાર પ્રસાર બંધ થશે, ત્યાર પછી મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટનું સઘન મોનિટરિંગ થશે. આના મારફતે MCCની ટીમ અને પોલીસ પણ સજ્જ છે અને સતત એ વિસ્તારમાં કાર્યવાહી કરી રહી છે. સમગ્ર પ્રક્રિયામાં 1400થી વધારે પોલીસ પર્સોનલ પણ આમાં CAPF વગેરે પણ આમાં ભાગીદાર થવાના છે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ રીતે થાય તે દિશાનો વહીવટીતંત્રનો અને ઇલેક્શન મશીનરીનો પ્રયત્ન છે. હું અપેક્ષા રાખું છું કે મીડિયાની ટીમ પણ સતત આ પ્રક્રિયાનું મોનિટરિંગ પણ કરશે, નિષ્પક્ષ ઇલેક્શન પ્રક્રિયા થાય એનું રિપોર્ટિંગ પણ કરશે અને સાથોસાથ समग्र प्रक्रिया ने માટે सहयोग પણ આપશે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, ज़िले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।